हेलो बच्चों, मेरा नाम है विमल प्रताप। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम का पूरा वन शॉट वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। ये वन शॉट का पार्ट 1 होगा, लेकिन इसका पार्ट 2 भी आएगा। इसमें हम लोग जो है फाइलम पोरीफेरा से लेकर के फाइलम जो है हेमिकॉर्डेटा तक देखेंगे। मतलब हम लोग नॉन कॉर्डेट्स को जो है इसी पूरे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो कॉर्डेटा वाला पार्ट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ा हुआ था कि कौन कौन से फाइलम होते हैं, और थोड़ा सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक पार्ट पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो वही जो है वहीं से हम लोग आज जो है कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा बेसिक देख करके फिर आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एनिमल किंगडम को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा सा बताया हुआ था मैंने आप लोगों को कि भाई जो है लगभग कितने स्पीसीज होती है हमारे प्लेनेट पर, 1.7 से लेकर के 1.8। ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है हमारे प्लेनेट अर्थ पर होती हैं, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब वो इतनी स्पीसीज को एक साथ जो है पढ़ पाना आसान नहीं होता है। ठीक है, अगर एक एक स्पीसीज को जो है आप अलग अलग करके पढ़ोगे कि चलो आज मैं डॉग के बारे में पढ़ता हूँ, फिर कल मैं कैट के बारे में पढ़ूंगा, फिर एलिफेंट के बारे में पढ़ूंगा, तो ऐसे ऐसे करके तो भाई दुनिया में इतनी 17 से 18 लाख स्पीसीज है। हम लोग जो है सभी को एक साथ पढ़ मतलब अलग अलग ऐसे करके पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इनको जो है क्लासीफाई करा। ठीक है, इनको जो है क्लासीफाई करा सारे लिविंग बींग्स को। सारे लिविंग बींग्स का मतलब यहाँ पर जो है सभी से है, प्लांट्स एनिमल सभी से है। तो सारे लिविंग बींग्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करा। ठीक है, वो सब हम लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन आज हम लोग जो है आगे पढ़ने वाले हैं कि भाई देखेंगे हम लोग एनिमल किंगडम को कितने अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, या फिर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो कितने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 11 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला क्या है, पहला भाई पोरीफेरा, फिर सेलेंटेटा, या फिर सेलेंटेटा को ही हम लोग नाइडेरिया भी बोलते हैं। ये सब डिस्कस करेंगे आगे हम लोग जब प्रॉपर फाइलम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि सेलेंटेटा नाम क्यों है इसका, नाइडेरिया नाम क्यों है इसका, इसके बारे में प्रॉपर फाइलम में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, टीनोफोरा, नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एस्केल्मिन्थीज है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकानोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है एंड कॉर्डेटा है। ठीक है, तो ये 11 फाइलम्स में जो है एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करा गया है या फिर डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो ऐसे जो है अब 11 फाइलम्स में इनको डिवाइड तो किया गया है भाई, लेकिन 11 फाइलम्स में कैसे डिवाइड किया गया, किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है। ठीक, तो किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है, तो ऐसे हमारे पास जो है 8 क्राइटेरियाज है जिनके बेसिस पर इन सारे एनिमल्स को जो है अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे बेसिक क्राइटेरियाज हैं, उनके बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो वो सारे जो है बेसिस ऑफ, उनको जो है हम लोग बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम लोग जो है सभी क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पर एनिमल्स को क्लासीफाई करा गया है अलग अलग फाइलम्स में। ठीक, तो सबसे पहला हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि भाई कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो किस से बना हुआ है। किससे का मतलब ये होता है कि वो सेलुलर, उसका बॉडी जो है वो सेल से बना हुआ है, सेलुलर लेवल पर है, या फिर टिश्यू लेवल पर है, या फिर ऑर्गन लेवल पर है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था लेवल, सबसे पहला लेवल था हमारा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पर जो लिविंग बीइंग है उसका बॉडी जो है वो सिर्फ सेल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, सेल से मिलकर के बना हुआ है, वो सिंगल सेल का नहीं है, सेल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो जब सेल से मिलकर के बना हुआ है तो इनका बॉडी कैसा होगा, ऐसे मान लो ऐसे सेल्स हैं, ऐसे सेल से मिलकर के इनका पूरा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये सेल से मिलकर के बना हुआ है, इनका बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और इनके अंदर जो सेल का अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लूज सेल एग्रीगेट। मतलब जितने भी सेल्स होते हैं इनके बॉडी में वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, एकदम से ऐसा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। जैसे मान लो हम लोग ऐसा ही एग्जाम्पल के लिए ऐसा कोई एक बॉडी समझ लो, इसको एक बॉडी समझ लेते हैं। अब इसमें जो है हम लोग ऐसा सेल्स भर देते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा सेल्स भरे हुए हैं, ये सेल से मिलकर के पूरा बॉडी बना हुआ होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो सेल्स हैं वो कैसे पैक्ड है, लूजली पैक्ड है। मतलब थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है, मान लो थोड़ा थोड़ा सा इनके बीच में क्या है, खाली जगह है, और इसी अरेंजमेंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, लूज सेल एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि इनके पास डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। मतलब ये सारे सेल्स जो अलग अलग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं
ये सभी सेल्स अपना अलग अलग काम भी करते हैं, ठीक, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है काम के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यही होता है सिंपल सा कि इनके पास डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। अब देखो सेल का कलेक्शन तो है, अब नॉर्मली हम लोग पढ़े हुए हैं या जब भी हम लोग टिश्यू पढ़ते हैं या फिर सेल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सेल के कलेक्शन को जो है हम लोग टिश्यू बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेल का कलेक्शन है, ठीक, जो सेल का कलेक्शन है उनके बीच में जो है कोई सिमिलरिटीज नहीं पाई जाती है। वो सभी जो है इंडिविजुअल जो है बिहेव करते हैं, अपना फंक्शन भी अलग अलग परफॉर्म करते हैं। तो इसकी वजह से जो है इनको हम लोग टिश्यू नहीं बोलते हैं, इनको हम लोग लूज सेल एग्रीगेट बोलते हैं। और जो टिश्यू का डेफिनेशन होता है नॉर्मली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू के डेफिनेशन को, टिश्यू में क्या होता है कि भाई जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सेल्स जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर इन ओरिजिन में सिमिलर होते हैं सबसे पहली बात तो भाई, और उसके बाद फंक्शन में भी सिमिलर होते हैं, फंक्शन में भी सिमिलर होते हैं, मतलब बनावट के आधार पर भी वो सेम ही होते हैं और उनका फंक्शन भी सेम ही होता है, ठीक है। तो ऐसे कलेक्शन को जो है हम लोग टिश्यू बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये कलेक्शन है वैसा नहीं है, ठीक है, तो वैसा कलेक्शन नहीं है, इसकी वजह से हम लोग इसको टिश्यू नहीं बोलते हैं। ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को जो है हम लोग सेलुलर लेवल बोलते हैं। तो अब ये सेलुलर लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये शुरुआती समय के जीव में ही पाया जा रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये किस में पाया जा रहा है, ये पोरीफेरा में, ये सबसे पहला फाइलम है हमारा, ये इसी में पाया जाता है पोरीफेरा में। पोरीफेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या है भाई, टिश्यू लेवल में क्या हो जाता है कि जो सेल्स सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो सेल्स मान लो ऐसे ढेर सारे सेल्स आपस में मिल करके एक कलेक्शन बना लेते हैं और ये सारा सेल का कलेक्शन जो है सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ऐसे कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू बोलते हैं। सिंपल सी बात भाई, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही कलेक्शन का सेल है, ठीक है, वैसे ही कलेक्शन का सेल है जो कि टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। अब टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाएगा, ये थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर है भाई, तो पोरीफेरा से आगे जो भी एडवांस फाइलम होगा उसके अंदर ये पाया जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है सेलेंट्रेटा, एग्जांपल है सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है, सेलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर जो है ये टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वही लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही है। नेक्स्ट हमारा सी है ऑर्गन लेवल। अब यहाँ पर जो है टिश्यूज, आपको ध्यान देना है, जो टिश्यूज होते हैं वो फर्दर कलेक्ट होकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, टिश्यूज आगे फर्दर कलेक्ट होकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर समझ लीजिएगा कि बहुत समय बीता रहा होगा, वो टिश्यूज आपस में मिल करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करने लगे होंगे, ठीक है। तो जब ऑर्गन बन गया होगा तो वो पूरा ही क्या हो गया होगा, पूरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही अलग हो गया। तो उसको जो है हम लोगों ने अलग कैटेगरी में बना दिया, मतलब उसके लिए अलग कैटेगरी बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज ग्रुप करके क्या बना लेते हैं भाई, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन बना लेते हैं, ठीक है। तब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन बना लेते हैं तो इनका पूरा बॉडी ही ऑर्गन का बना हुआ होता है, ठीक है। इनके पूरे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल का हो जाता है, ठीक। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल एक ही सिंगल फाइलम होता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस। ये आपको बहुत ही ध्यान देना है भाई कि सिर्फ एक ऐसा फाइलम होता है जिसमें ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उसका नाम है प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो इसके पहले सेलेंट्रेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल का था और उसके भी पहले पोरीफेरा था जिसके अंदर सेल लेवल का था, और सिर्फ प्लैटीहेल्मिन्थेस के पास जो है ऑर्गन लेवल का पाया जाता है। तो आगे देखें, अगर हम लोग आगे देखें तो आगे जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन्स भी आपस में कलेक्ट होकर के साथ में कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ऐसे कलेक्शन को जो है हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या लिखा है कि ऑर्गन्स फर्दर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, फर्दर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। मतलब ऐसा समझ लो कि कोई एक ए ऑर्गन है, ये कनेक्ट हो गया बी ऑर्गन के साथ में, ये कनेक्ट हो गया कोई सी ऑर्गन के साथ में। अब ये सारे ही मिल करके कोई एक फंक्शंस को जो है एग्जीक्यूट करते होंगे। जब कोई एक फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग,
इस कलेक्शन को जो है हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इस कलेक्शन को जो है हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अब ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो नॉर्मल एग्जांपल, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है हमारा, ह्यूमन बींग्स में ही हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या काम करता है। देखो हमारा पहली बात तो ओरल कैविटी काम करती है, माउथ क्या होता है, एक पूरा ऑर्गन होता है, ठीक है, और माउथ काम कर रहा है। उसके बाद हमारा ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक होता है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये सारे साथ में मिलकर के क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे मिलकर के एक ही फंक्शंस को पूरा कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इस पूरे कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी, ये सॉरी ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, सिंपल ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अब भाई ऑर्गन सिस्टम किस में पाया जाता है, एडवांस एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो एडवांस लिविंग बींग्स में पाया जाता है, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, हम लोग हो गए, या फिर चॉरडेटा के बहुत सारे मेंबर होते हैं, या फिर और भी बहुत सारे मेंबर है जिसके अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल जो है एस्केहेलमिन्थेस से लेकर के चॉरडेटा तक वाले मेंबर के अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इनका जो बॉडी होता है वो ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 4 थे, एक तो था सेलुलर लेवल, दूसरा था टिश्यू लेवल, तीसरा था आपका ऑर्गन लेवल, और चौथा था ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये जो है ये यहाँ तक जो है हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करे हुए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो है इसको पूरा ही डिस्कस करेंगे आगे, पूरा ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है लिविंग बींग्स को क्लासिफाई करने का। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है भाई, सिमेट्री का सिंपल सा हिंदी मतलब अगर बताऊं मैं आपको, इसको बोलते हैं समरूपता। समरूपता का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी लिविंग बींग है, ऐसा समझ लो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, अब इसको अगर जो है हम लोग बीच में से ऐसे डिवाइड करें, ठीक है, बीच में से ऐसे इसको कट कर दें और ये 2 बराबर भाग में बढ़ जाए, ठीक है, 2 बराबर भाग में बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं कि ये कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। कैसा होगा, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होगा ये, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है 2 बराबर भाग में बीच में से उसको काटे हम लोग और वो 2 बराबर भाग में बढ़ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कैसा है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सिमेट्री को ही जो है, उसी सिमेट्री को ही जो है हम लोगों ने लिविंग बींग्स में या फिर एनिमल्स में भी देखा कि भाई बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनको अगर हम लोग बीच में से कट करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हमको ही देखें तो हम लोग ऊपर से लेकर कैसे नीचे तक कट करें अपने आप को, तो हम भी क्या हो जाते हैं, एकदम बराबर भाग में बढ़ जाते हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारे अंदर भी क्या हो रहा है, सिमेट्री पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही लिविंग बींग्स में देखा गया कि भाई किसमें सिमेट्री पाई जा रही है और किसमें सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, उसके बेसिस पर भी जो है एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो भाई हम लोग यहाँ पर यही देखेंगे कि किसमें सिमेट्री पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती है। तो कुछ ऐसे लिविंग बींग्स थे जिसके अंदर सिमेट्री नहीं पाई जाती, मतलब उनका बॉडी का स्ट्रक्चर आप ऐसा कह सकते हो कि मान लो ऐसा कोई रैंडम सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब इसको अगर आप जो है 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको मैं कहूँ आप जो है इनको 2 पार्ट में डिवाइड करो, मान लो यहाँ से कट करते हैं हम लोग, ऐसे कट करेंगे, ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, मतलब ऐसा डिवाइड होगा लेकिन ऐसा बराबर भाग में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कट करने के बाद अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं या फिर इसको इसके ऊपर रखूं तो ये इसको बराबर तरीके से ढकेगा नहीं, ठीक है। ये ध्यान देना है कि बराबर भाग में डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिवाइड तो हो ही रहा है लेकिन बराबर थोड़ी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल बोल देते हैं, ठीक है। कैसा है, एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल हमारे एनिमल्स में किसमें पाया जाता है भाई, तो मोस्ट ऑफ द स्पंजेस, स्पंजेस किसके मेंबर होते हैं, स्पंजेस जो है पोरीफेरा के मेंबर होते हैं, पोरीफेरा के मेंबर होते हैं। तो पोरीफेरा क्या होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब वो बराबर भाग में डिवाइड नहीं होते हैं अगर उनको हम लोग बीच में से कट करते हैं। मोस्ट ऑफ द की बात हो रही है कि भाई ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर को ही हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैंने यही लिखा भी है कि भाई एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई भी प्लेन जो है, कोई भी प्लेन मतलब कोई भी जहां से भी आप उसको कट कर रहे होंगे उसके बीच से होकर के गुजरना है, कोई भी बॉडी के बीच से होकर के गुजरना है, और वो जो है उसको बराबर भाग में डिवाइड ना करे, डज नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, उसको 2 बराबर भाग में डिवाइड ना करे। तो ऐसे लिविंग बींग्स में जो सिमेट्री पाई जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या,
एसिमेट्री, ठीक, मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं है भाई, मतलब उसको दो बराबर भाग में बांट ही नहीं रहा है। तो किसके अंदर पाया जा रहा है? मोस्ट ऑफ द स्पंजेस के अंदर जो है ये पाया जाता है, ठीक है। तो सिमेट्री एसिमेट्री आपको समझा रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, पहला तो एसिमेट्री हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भाई सिमेट्री अगर किसमें पाया जाता है तो वो कैसा होता है। तो सिमेट्री भी जो है हम लोगों को दो तरीके की सिमेट्री डिस्कस करनी है यहाँ पे। एक तो सिमेट्री होता है रेडियल सिमेट्री और एक सिमेट्री होता है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं भाई कि रेडियल क्या होता है और बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री जो होता है वो एक एडवांस कैरेक्टर है और वहीं पर रेडियल सिमेट्री जो है उससे थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर है, ये भी सिमेट्री ही लेकिन थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर होता है। तो रेडियल सिमेट्री क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। रेडियल सिमेट्री क्या है भाई? रेडियल सिमेट्री जो है, मान लो कोई भी लिविंग बीइंग है, जैसे ऐसा सर्कल मैं बनाता हूँ यहाँ पर, कोई भी लिविंग बीइंग है वो एकदम ऐसा सर्कुलर बॉडी है उसका। अब इसको जो है हम लोग बीच में से कट करते हैं, ऐसा समझ लो, यहाँ मान लो ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट ये है, इसको ऐसे बीच में से कट करते हैं हम लोग। ये बराबर भाग में बढ़ गया, ऐसा मतलब देखो ऊपर और नीचे दो बराबर भाग में बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग जैसे यहाँ से भी कट करें, मतलब किधर से भी कट करो तुम इसको, बस सेंटर से पास होना चाहिए। ये भी ध्यान देना आपको कि भाई सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान देना है यहाँ पर कि आपको इसको सेंटर से पास करना है, ये भूलना नहीं है कि सेंटर से ही गुजरना है हमेशा। तो सेंटर से गुजरो, चाहे जिधर से भी, हमेशा सेंटर से गुजरो और उसके बाद जो है ये दो बराबर भाग में बढ़ जाए। तो ऐसे केस को जो है हम लोग बोलते हैं कि ये भाई ऐसा केस जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स द बॉडी ऑफ एनिमल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। मतलब कोई भी प्लेन पास करो तुम, ठीक है, कोई भी मतलब प्लेन बोले तो किसी भी तरफ से जो है बस उस एनिमल के या फिर उस एनिमल की बॉडी के सेंटर से आपको होकर के गुजरना है। अगर आप सेंटर से होकर के गुजरेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिमेट्री को जो है हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो यार, मतलब मैं अपने हिसाब से जो जैसा मैं समझता था उसके लिए वो बताता हूँ मैं आपको कि भाई देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या होता है, इसका रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस है। अब रेडियस मतलब यहाँ से जो है किनारे किधर भी कोई भी किनारे से हम लोग जो है उसके सेंटर तक जाएंगे तो क्या होता है, रेडियस होता है, सिंपल सा उसका रेडियस होता है। तो मैं यहाँ से मैं अपने लिए ऐसे ही समझता था कि कोई भी बॉडी होगा उसके किनारे से जो है हम सेंटर की तरफ जाएं और सेंटर से ऐसा सीधा निकल जाए, ठीक है। तो ऐसा समझ लो, इसको हम लोग रेडियली, ऐसा रेडियली बोलते हैं, मतलब किनारे से बीच की तरफ होकर के गुजरे और वहां से सीधा आगे निकल जाए और उसके बाद जो है वो एनिमल जो है या फिर उसकी बॉडी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो ऐसी सिमेट्री को जो है हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक ही फायदा होता है कि भाई तुम किधर से भी गुजरोगे, जैसे हमारा सर्कल होता है, तुम किधर से भी गुजरोगे हमेशा बीच में से गुजरोगे और दो बराबर पार्ट में ही डिवाइड होगा। तो इसको जो है हम लोग रेडियल सिमेट्री बुला लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई कि रेडियल सिमेट्री किसमें पाया जाता है। तो रेडियल सिमेट्री जो है वो सेलेंट्रेटा में पाया जाता है, टीनोफोरा में पाया जाता है। मतलब स्टार्टिंग के जो है सेकंड दो फाइलम सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर पाया जाता है और उसके बाद जो है एक फाइलम होता है हमारा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ध्यान देना है। इकाइनोडर्मेटा जो होता है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी जो है वो रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, लेकिन एडल्ट के अंदर, ठीक है, एडल्ट के अंदर जो है ये रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको समझाया भी है, जैसे इकाइनोडर्मेटा का जो मेंबर होता है उसका नाम है स्टारफिश, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है स्टारफिश, ये स्टारफिश है। अब स्टारफिश को जो है मैं यहाँ पर भी आपको ऐसे बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मान लो ये स्टारफिश है, अब ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट है। अब इसके सेंट्रल पॉइंट से होकर के गुजरो आप, देखो यहाँ से अगर हम लोग होकर गुजरते हैं ऐसे, यहाँ से होकर के गुजर जाओ, ठीक है, यहाँ से होकर के गुजर जाओ, ठीक है। अब ऐसे ही इसके लिए यहाँ से हो जाओ, ठीक है। तो आप इसको जो है देखो एक से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां से जो है इसके सेंटर से होकर के आप गुजर सकते हैं और इसको दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। यहाँ से भी कट करोगे तो भाई ये बराबर भाग में ही तो बट रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं और ये सिर्फ इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में ही पाया जाएगा, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। इसका जो लार्वा होता है उसके अंदर जो है बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। एक एक्सेप्शन होता है, हम लोग जब इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई कैसा ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है भाई, बायलैटरल सिमेट्री होता है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। बायलैटरल सिमेट्री मतलब ऐसा एक समझ लो, ये मैं अल्फाबेट ए बना दिया, ठीक है, अल्फाबेट ए बना दिया। अब इसको जो है सिर्फ एक ऐसा प्लेन होगा जिससे जो है इसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, सिर्फ एक ही प्लेन से, ये समझिएगा, सिर्फ एक प्लेन से। जैसे इसको ए को जो है हम लोग यहाँ से बीच में से कट करें, ठीक है, बीच में से कट करें तो क्या हो जाएगा, एक राइट और एक
लेफ्ट हाफ में बराबर पार्ट में जो है ये डिवाइड हो जाएगा। जब कोई भी बॉडी को जो है राइट और लेफ्ट मतलब उसके एक प्लेन से, कोई भी एक सिंगल प्लेन से उसको राइट एंड लेफ्ट हाफ में बराबर भाग में डिवाइड कर दिया जा सके, तो ऐसे सिमेट्री को जो हम लोग बोलते हैं बाईलैटरल सिमेट्री। ठीक है, बाईलैटरल सिमेट्री इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा है मैंने, वही सिंपल सा लिखा है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ इन ओनली वन प्लेन, मतलब सिर्फ एक ही प्लेन से जो है उनको राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड किया जा सकता होगा। तो ऐसी सिमेट्री को क्या बोलते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो बाईलैटरल सिमेट्री जो है हमारे अंदर भी पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है। जैसे बीच में से सिर्फ एक ही प्लेन है ना, अगर हम ऐसा ऐसा कहीं ऊपर नीचे से कट करते हैं तो ऐसा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है बीच में से ऐसा ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम कट करते हैं तो राइट और लेफ्ट पार्ट में जो है हम लोग बराबर भाग में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिमेट्री को क्या बोलते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो बाईलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल क्या है भाई, बाईलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल है प्लैटीहेल्मिंथेस से लेकर के कॉर्डेटा। ठीक है, प्लैटीहेल्मिंथेस टू कॉर्डेटा के पास जो होता है ये बाईलैटरल सिमेट्री पाया जाता है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा, वही इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसके अंदर जो है बाईलैटरल सिमेट्री पाया जाएगा, लेकिन एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री पाया जाएगा। इसको ध्यान देना आपको। ठीक है, बार बार पढ़ करके जो है आपको ये सब चीजें याद आएंगी। ठीक है, या फिर आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है भाई, नेक्स्ट क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्म लेयर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग जो है जर्मिनल लेयर भी बोलते हैं। जर्मिनल लेयर क्या होता है सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। ठीक है, जर्मिनल लेयर क्या होता है सबसे पहले यही समझते हैं। देखो, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले मान लो ये क्या है, ये हम लोग इसको एक बोल देते हैं। एक क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है। ठीक है, और दूसरा क्या ले लेते हैं हम लोग, स्पर्म ले लेते हैं। स्पर्म क्या होता है, मेल गैमीट होता है भाई। ठीक है, अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, इनके मिलने को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन या फिर आप बोल सकते हो सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, अब इसी जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मान लीजिए अभी एक सिंगल सेल था, अभी इस जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है तो ये जो है सबसे पहले बनता है ब्लास्टोमियर। क्या बनता है, यहाँ पे लिखता हूँ, ब्लास्टोमियर बनता है। ठीक है, ब्लास्टोमियर बनता है। अब यही ब्लास्टोमियर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, वो ब्लास्टोमियर है। ठीक है, ये ब्लास्टोमियर है। ब्लास्टोमियर जो होता है भाई, ये लगभग इसके अंदर जो है 2 to 16 सेल्स होते हैं। ठीक है, 2 to 16 सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर ऐसे समझ लो, ऐसे ढेर सारे सेल्स है भरा पड़ा हुआ है इसके अंदर, 2 to 16 सेल्स ऐसे भरे पड़े हुए हैं। अब ये सेल्स क्या होते हैं, सारे सेल्स जब तक ये ब्लास्टोमियर होता है तब तक ये सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, ये क्या थे, गैमीट थे। गैमीट से क्या बना, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना है, ब्लास्टोमियर बना हुआ है। ठीक है, अब ये ब्लास्टोमियर डेवलप करके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन बॉडी का फॉर्मेशन करने से पहले ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, या फिर कह सकते हो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टाइप होता है वो है इक्टोडर्म और दूसरा होता है इंडोडर्म। ठीक है, पहला इक्टोडर्म होता है, दूसरा इंडोडर्म होता है। ठीक है, अब इक्टोडर्म जो है, इक्टोडर्म क्या हो, अब ये इक्टोडर्म और इंडोडर्म जो होते हैं इन्हीं को हम लोग जो है बोलते हैं जर्मिनल लेयर। ठीक है, जर्मिनल लेयर, या फिर कह सकते हो जिससे हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे हमारी पूरी बॉडी का जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो उन्हीं को जो है हम लोग बोल देते हैं जर्म लेयर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर भाई, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जर्म लेयर या फिर जर्मिनल लेयर होता क्या है। ठीक है, जो बेसिक जाइगोट के बाद जो हमारा जाइगोट बना था उसके अंदर जो सेल्स थे, जो ब्लास्टोमियर था, जो उनके सेल्स थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए थे। एक तो इक्टोडर्म था और दूसरा इंडोडर्म था। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर बोलते हैं। आपको इतना पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है शुरू से देखते हैं इसमें कि भाई जर्मिनल लेयर किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, या फिर क्या होता है, इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ कि नो जर्म लेयर। नो जर्म लेयर का क्या मतलब है, नो जर्म लेयर का क्या मतलब हुआ कि भाई कुछ तो ऐसे लिविंग बींग्स भी हैं जिनके अंदर जो है कोई भी जर्म लेयर नहीं पाया जाता है। मतलब उनके पास भाई जब कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है तो वो जर्म लेयर डिवाइड करके करेंगी भी क्या। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है जिसके अंदर कोई भी जर्म लेयर नहीं पाया जाता है वो है हमारा पोरीफेरा। ठीक है,
पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा के अंदर कोई भी जर्म लेयर नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे पहला प्रॉपर जिसके अंदर जर्म लेयर डेवलप हुआ, सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। मतलब जो हमने अभी आपको बताया था, ये सारे जो सेल्स थे ये किस में क्लासीफाई हुए थे, दो में। एक तो था इक्टोडर्म, दूसरा क्या था, इंडोडर्म, ठीक है। इक्टोडर्म था और इंडोडर्म था, ठीक है। अब ये इक्टोडर्म और इंडोडर्म जब ये सिर्फ दो ही, मतलब ये जो हमारा ब्लास्टोमियर था ये सिर्फ दो जर्म लेयर में डिवाइड होता है, तो ऐसे को जो है हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। मतलब डिप्लो मतलब होता है टू, डिप्लो मतलब जो डिप्लो शब्द है इसमें डाई, डाई शब्द आता है, डाई का मतलब क्या होता है, टू, ठीक है। तो ऐसे लिविंग बींग्स जिसके अंदर दो जर्मिनल लेयर पाई जाती होंगी, ऐसे लिविंग बींग को जो हम लोग बोलते हैं कि ये कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि टू एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, टू एम्ब्रियोनिक जर्म मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है इनका जो ब्लास्टोमियर था जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो इक्टोडर्म में और इंडोडर्म में डिवाइड हुआ, ठीक है। और इनके बीच में जो इक्टोडर्म का, मान लीजिए इक्टोडर्म का लेयर मैंने बना दिया और नीचे जो है इंडोडर्म का लेयर मैंने बना दिया, ठीक है। ये दोनों लेयर के बीच में क्या होता है कि एक अनडिफरेंशिएटेड मास प्रेजेंट होता है मीजोग्लिया का। मीजोग्लिया क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। मीजोग्लिया और कुछ भी नहीं है, एक जेली लाइक जो है सब्सटेंस होता है, जेली सब्सटेंस समझ लो, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि इन दोनों के बीच में जो है ऐसे भरा हुआ होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब ऐसा पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है। ये पूरा भरा हुआ होता है इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, ठीक है। तो ऐसे को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जो है दो ही जर्म लेयर पाया जाए, उनके बीच में जो है मीजोग्लिया भरा हुआ हो, तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं भाई। इसका एग्जांपल क्या है, सेलेंट्रेटा है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है। सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जो है टिश्यू लेवल का, भाई टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब टिश्यू का फॉर्मेशन हो चुका है और इसमें जो है इक्टोडर्म और इंडोडर्म का भी फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो इनके पास जो है डिप्लोब्लास्टिक कह सकते हो, ये सारे कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखते हैं भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा कि वही आपका जो ब्लास्टोमियर था, वो जो है पहले तो सबसे पहले भाई इक्टो में तो डिवाइड हुआ ही हुआ, ठीक है, और दूसरा इंडो में डिवाइड हुआ, ठीक है। इक्टो और इंडो में डिवाइड हुआ ही, मान लो ऐसा मैंने इक्टो बना दिया, यहाँ पर इक्टो का सेल्स है, इक्टोडर्म के सेल्स होते हैं, और यहाँ पर जो है इंडोडर्म के सेल्स सारे भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में जो है आगे डेवलपमेंट हो करके बीच में एक दूसरा जर्म लेयर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, मीजोडर्म बोलते हैं। और मीजोडर्म जो है बीच में ऐसे भर जाता है, मतलब ऊपर की तरफ इक्टोडर्म, नीचे की तरफ इंडोडर्म और बीच में क्या आ जाता है, मीजोडर्म आ जाता है, ठीक है। जब तीन जर्म लेयर किसी लिविंग बीइंग में पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या लिखा है, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने भाई, कि थर्ड जर्म लेयर, ठीक है, दो जर्म लेयर हमको पता ही था, इक्टो और इंडो, ठीक है। थर्ड जर्म लेयर दैट इज मीजोडर्म प्रेजेंट इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जब जो है तीसरी जर्म लेयर भी आ जाए, मीजोडर्म, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल देखें कि भाई किसमें जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, किसके मतलब कौन कौन से एनिमल्स थे जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो है आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा चौथा पॉइंट, बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी या फिर इसी को सीलोम बोलते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। देखो बॉडी कैविटी और सीलोम क्या होता है इसको समझिएगा पहले थोड़ा सा। बॉडी कैविटी क्या होता है, कोई भी लिविंग बीइंग बना लो ऐसे रैंडम, मैं बॉक्स बना देता हूँ, ऐसा समझ लो कि कोई ये लिविंग बीइंग ही होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसका माउथ होगा, यहाँ पर इसका एनस होगा, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब देखो ये बॉडी जो है, कोई लिविंग बीइंग का जो बॉडी बना हुआ है ये पूरा बाहर से ऐसा बॉक्स के जैसा दिख रहा है, ठीक है। कैसा दिख रहा है, बॉक्स के जैसा दिख रहा होता है। अब इस पूरे बॉडी के अंदर जो है इनके ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो पूरा खाली जगह दिख रहा है आपको, जो खाली जगह दिख रहा है अंदर की तरफ, ये पूरा अंदर की तरफ जो खाली जगह दिख रहा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कैविटी, ठीक है। सिंपल कैविटी का मतलब ही क्या होता है, खाली जगह। जैसे हमारे कमरे में, हमारे रूम में क्या है, पूरा ये बीच में खाली जगह दिख रहा है आपको, ठीक है, वो खाली जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, कैविटी बोलते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में भी क्या होता है, खाली जगह पाया जाता है जिसको हम लोग जो है बॉडी कैविटी बोलते हैं, या फिर उसी को बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग सीलोम भी बोलते हैं, ठीक है।
तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि भाई कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड द सीलोम। ठीक है, जो कैविटी पाया जाता है हमारे बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। यहाँ पर देखो जो हमने अभी यहाँ पर बनाया हुआ था बॉडी, एक बार फिर से बना देता हूँ, ये बॉडी था हमारा, ठीक है, ये माउथ था, ठीक है, यहाँ पर एनस मैंने बनाया हुआ था। अब ये माउथ टू एनस जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल कनेक्टेड होता है, माउथ टू एनस क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है। तो देखिएगा बाहर से ये क्या हो जाता है हमारा बॉडी वॉल, जैसे हमारा बॉडी जो है बाहर से स्किन से कवर्ड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी वॉल बोलते हैं। और अंदर से हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो एक ट्यूब होता है, ठीक है, अंदर से जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो एक ट्यूब होता है। अब वो ट्यूब कैसा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्यूब को जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसको हम लोग गट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वॉल को जो है हम लोग गट वॉल भी बोल देते हैं, गट वॉल भी बोलते हैं। अब देखो इसके बीच में ये जो बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल हो गया, ये क्या हो गया, ये जो ट्यूब होगा इसके बाहर जो है ये इसका क्या हो गया, गट वॉल हो जाएगा। अब इनके बीच में जो खाली जगह है उसी को हम लोग जो है सीलोम या फिर बॉडी कैविटी बोल रहे होते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉपर सीलोम क्या होता है, मतलब जो खाली जगह है उसको सीलोम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो खाली जगह होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीलोम बोलते हैं, ठीक है। तो सीलोम देखते हैं हम लोग कि भाई अब यहाँ पर जो सीलोम क्राइटेरिया है लिविंग बीइंग को डिफाइन करने के लिए या फिर क्लासीफाई करने के लिए, इसमें भी जो है तीन, मतलब इसके भी सब तीन यूनिट, मतलब इसके भी तीन सब यूनिट होते हैं। एक तो भाई एसीलोमेट, ऐसे लिविंग बीइंग जिनके अंदर जो है ये जो कैविटी हमने दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये कैविटी पाया ही नहीं जाएगा। ये जो कैविटी दिखाया हुआ है हमने, ये खाली जगह दिखाया हुआ है, ऐसे भी लिविंग बीइंग्स होते हैं जिनके पास ये कोई कैविटी पाया ही नहीं जाता। पाया क्यों नहीं जाएगा भाई, उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ही सेलुलर लेवल का है, उनकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो भाई खाली जगह पाया जाने का कोई चांस ही नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे लिविंग बीइंग्स जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है सेल का बना हुआ होगा उनके पास कोई भी कैविटी नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोई भी कैविटी नहीं पाया जाएगा। तो उनको जो है हम लोग बोलते हैं एसीलोमेट एनिमल, ठीक है, एसीलोमेट बोलते हैं। तो देखते हैं एसीलोमेट का डिफिनीशन क्या लिखा है मैंने भाई। एसीलोमेट में सिंपल सा कुछ नहीं भाई, बॉडी कैविटी क्या होता है, एब्सेंट होता है, इनके पास कोई भी कैविटी नहीं पाया जाता। एग्जांपल क्या है, पोरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। देखो पोरीफेरा में तो भाई लूज सेल एग्रीगेट ही पाया जाता था, तो वैसे भी कैविटी नहीं पाया जाता है। और दूसरा जो है हमारा सिलेंटेटा और टीनोफोरा होते हैं। सिलेंटेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, ठीक है, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब इनके पास जो है, इनके पास हम अगर जर्म लेयर की बात करते हैं तो इक्टोडर्म और इंडोडर्म ही पाया जाता था, और इनके बीच में जो है मीजोग्लिया भरा हुआ होता था, मतलब इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया भरा हुआ होता था। तो वैसे भी इनके बॉडी के बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता, तो उसमें भी जो है हम लोग बोल देंगे कि ये भी क्या होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, ठीक है। और वही जो है हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखो मान लो ऐसे कोई भी एक हम लोग ऐसा वर्म बना लेते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में सारे वर्म ही होते हैं, वर्म बना लेते हैं, उसका एलिमेंट्री कैनाल अगर हम लोग बनाए यहाँ पर, मान लो ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल बना लेते हैं, तो इसमें देखिएगा ये बाहर से जो है बॉडी वॉल है, समझ लो बॉडी वॉल, अंदर ये गट वॉल है, लेकिन इसके बीच में जो है मीजोडर्म भरा होता है। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है इसके बीच में यहाँ पर जो है जो खाली जगह दिख रहा है, ये मीजोडर्म का पूरा मास ही भरा हुआ होता है। क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस हमने देखा था भाई तीसरा जर्म लेयर आ जाता है, लेकिन तीसरे जर्म लेयर ने जो है पूरा स्पेस को भर लिया होता है, ठीक है। इसी वजह से जो है हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस को भी बोल देते हैं ये भी एसीलोमेट होते हैं, ठीक है, मतलब इनके भी बॉडी में जो है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एसीलोमेट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीलोमेट, भाई सीलोम जिसके पास सीलोम पाया जा रहा है। तो सीलोम किसके पास पाया जाता है प्रॉपरली, देखिएगा सीलोम, देखो पहले मैंने बताया आपकी बॉडी वॉल गट वॉल के बीच में स्पेस होना चाहिए, तभी उसको हम लोग जो है सीलोम बोलते हैं। जिसके पास नहीं होगा उसको हम लोग एसीलोमेट बोलते हैं। देखो प्रॉपर जो सीलोमेट की डिफिनीशन होती है, प्रॉपर जो है उसको अगर हम लोग देखें तो प्रॉपरली जो है, देखो ये बॉडी वॉल है, फिर से देखते हैं, ये बॉडी वॉल है, गट वॉल हो गया, ये पीछे भी देखा हम लोगों ने, फिर से थोड़ा सा देख रहा हूँ, गट वॉल हो गया। अब मैंने बताया कि ये जो स्पेस होता है इसी को हम लोग जो है कैविटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर कैविटी हम कब बोलेंगे ये समझिएगा थोड़ा सा। प्रॉपर कैविटी हम बोलते हैं, ये जो बॉडी वॉल होता है ये इक्टोडर्म का बना है, बॉडी वॉल किसका बना है, इक्टोडर्म का,
ठीक है, इक्टोडर्म का बना है। और जो गट वॉल होता है वो इंडोडर्म का बना होता है। गट वॉल जो होता है इंडोडर्म का बना होता है। अब इनके बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो है, बॉडी वॉल गट वॉल के बीच में जो है ये मीजोडर्म की लाइनिंग पाई जाती है। ऐसे ऐसे जो है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो है मीजोडर्म की लाइनिंग पाई जाती है। तो जब भी बॉडी वॉल को भी पॉलिश करने के लिए ऐसा समझ लो कि बॉडी वॉल के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, मीजोडर्म लगा हुआ है, और गट वॉल के ऊपर भी मीजोडर्म लगा हुआ होगा। तो ऐसे केस को जो है हम लोग प्रॉपर या फिर कह सकते हो ट्रू सीलोमेट एनिमल बोलते हैं, जिनके अंदर जो है ऐसी लाइनिंग पाई जाएगी। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ से बॉडी वॉल के अंदर की तरफ से भी क्या होगा, मीजोडर्म की लाइनिंग होगी, और गट वॉल के ऊपर भी मीजोडर्म की लाइनिंग होगी। तो इसको जो हम लोग ट्रू सीलोम बोलते हैं, या फिर ऐसे एनिमल्स को ट्रू सीलोमेट एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा ट्रू सीलोमेट मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्यूडो सीलोमेट भी होता है। ठीक है, स्यूडो सीलोमेट क्या होता है भाई, उसको देख लेते हैं। स्यूडो सीलोमेट में क्या होता है कि देखो, मैंने यहाँ पर ट्रू सीलोमेट के बारे में आपको बताया, तो स्यूडो सीलोमेट में क्या होता है पूरा क्लियर कर देते हैं। स्यूडो सीलोमेट में क्या होता है कि ये पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी है, उसका गटवाल हो गया, गटवाल हो गया। अब इस गटवाल में क्या होता है, ये मीजोडर्म जो है वो प्रॉपर तरीके से, मीजोडर्म जो है प्रॉपर तरीके से बॉडी वॉल और गट वॉल को लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, मीजोडर्म जो है प्रॉपर तरीके से बॉडी वॉल और गट वॉल को लाइन नहीं कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी वॉल के ऊपर ही समझ लो ऐसा लाइनिंग पाया जाएगा, या फिर जो है ये बीच बीच में ऐसे पाउच के रूप में ऐसे पाया जाएगा, बीच बीच में ये पाउच के रूप में ऐसा पाया जाएगा। ठीक है, खाली जगह तो है इसमें, ऐसे ऐसे खाली जगह आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से मीजोडर्म से लाइंड नहीं होता है। ठीक है, जब कोई भी बॉडी जो है, कोई भी लिविंग बीइंग की जो बॉडी इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो प्रॉपर तरीके से मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती है, तो ऐसे कैविटी को जो हम लोग बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, ऐसी कैविटी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं। ठीक है, तो वही देखिएगा यहाँ पर हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में कि बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। ठीक है, जो बॉडी कैविटी था, ये बॉडी कैविटी जो है अंदर की तरफ, बॉडी कैविटी जो है नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टीड प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पाउचेस। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई प्रॉपर तरीके से लाइन ना होकर के कैसा है, ऐसा पाउच के रूप में पाया जा रहा है, जगह जगह पर ऐसा पाउच के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं। मतलब इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में क्या होता है, ऐसा मीजोडर्म का पैकेट्स पाया जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि किसके अंदर जो है स्यूडोसीलोमेट पाया जाता है, तो सिर्फ एक ही मेंबर है भाई, एस्केहेलमिन्थेस। ठीक है, एस्केहेलमिन्थेस के अंदर क्या होता है, स्यूडोसीलोमेट, मतलब एस्केहेलमिन्थेस कैसे होते हैं, स्यूडोसीलोमेट होते हैं। इसके पहले कैसा था, पोरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेलमिन्थेस के पास कैसा था, वो मतलब ए सिलोमेट थे, मतलब उनके पास कोई भी कैविटी ही नहीं पाया जाता था। ठीक है, वहीं पर जो है अगर स्यूडोसीलोमेट की बात करते हैं तो यहाँ पर मतलब कैविटी थोड़ा थोड़ा बना, लेकिन प्रॉपर तरीके से मीजोडर्म से लाइंड नहीं होता है, इसको हम लोग स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं। नेक्स्ट है सीलोमेट। सीलोमेट में अगर हम लोग देखें तो भाई प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मीजोडर्म की लाइनिंग पाई जाती है। ठीक है, मतलब ऐसा बॉडी बनाओ गट वॉल, इसमें जो प्रॉपर तरीके से लाइनिंग पाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा प्रॉपर तरीके से पूरा जो कैविटी है, खाली जगह है, उसके ऊपर मीजोडर्म का लाइनिंग पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सीलोमेट। ठीक है, तो बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन द ऑल साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सीलोमेट। ठीक है, एग्जांपल देखें तो एनालिडा और कॉर्डेटा के अंदर जो है ये एनालिडा और कॉर्डेटा जो होते हैं ये ट्रू सीलोमेट्स एनिमल होते हैं। ठीक है, या फिर इनको यू सीलोमेट भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा सीलोमेट, या फिर कह सकते हो बॉडी कैविटी, ये भी एक क्राइटेरिया था। ठीक है, ये इस क्राइटेरिया के बेसिस पर भी एनिमल्स को कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखें हम लोग, तो नेक्स्ट हमारा बॉडी प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बॉडी प्लान है। बॉडी प्लान या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैं अपने से बोलता हूँ कि बॉडी प्लान को ही हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ऐसे लिविंग बीइंग जिसके अंदर जो है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ होगा उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, जिसके अंदर भाई प्रॉपर तरीके से नहीं डेवलप हुआ उसको अलग कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा मतलब सोच सकते हो, शुरुआती समय में जो पोरीफेरा बना था भाई, उसके पास कैसा बॉडी स्ट्रक्चर था भाई, सेलुलर लेवल का था। ठीक है, सेलुलर लेवल का था, वो कैसा था, ऐसा सेल से कलेक्ट होकर के बना हुआ था, ऐसा सेल से कलेक्ट होकर के बना हुआ था। तो आप लोग सोचिए, जिसका बॉडी ही सेल से कलेक्ट होकर के बना है, उसके अंदर जो है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ होगा, मेरे हिसाब से तो
सही से डेवलप नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे में जिसके पास भाई प्रॉपर तरीके से बॉडी ही सही से नहीं बनी है तो उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या ही बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है जो पोरीफेरा है, इसलिए इनके अंदर बोला जाता है कि जो बॉडी प्लान होता है वो सेल एग्रीगेट टाइप का ही होता है, सिंपल सेल का एग्रीगेशन ही होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हो एब्सेंट ही होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंप्लीट कुछ नहीं बोल सकते, डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल सा एब्सेंट ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है सेल एग्रीगेट टाइप का। सेल एग्रीगेट टाइप मतलब पूरा बॉडी किससे बना है, सेल के कलेक्शन से बना हुआ है। कोई भी प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर डेवलप नहीं है, सीधा एब्सेंट ही बोलते हैं हम लोग। एग्जांपल देखें तो स्पंजेस या फिर बोल सकते हैं हम लोग पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या हो जाएगा, सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लान पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप। ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप का मतलब क्या हो गया भाई कि इनका बॉडी जो है थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, ठीक है। इनका बॉडी थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भी एकदम से एडवांस नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे आप कोई भी एनिमल बना दूं मैं, कोई भी ऐसा बॉडी बना देते हैं, ऐसा सिंपल सा ऐसा बॉडी समझ लो बना दिया मैंने। अब इसमें क्या होता है ब्लाइंड सैक में, समझिएगा। ब्लाइंड सैक में देखिए एलिमेंट्री कैनाल बनता तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। इनके पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होती है जो कि बाहर की तरफ खुलती है, और वही जो है माउथ के जैसा भी एक्ट कर जाता है और जो है एनस के जैसा भी एक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिविंग बीइंग्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी से बाहर, और वो जो है दोनों के जैसा एक्ट करता है, माउथ के जैसा भी ऐड करता है और दूसरा एनस के जैसा भी ऐड करता है, ठीक है। तो ऐसे बॉडी टाइप को जो है हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। जैसे आप लोग बॉटल रखते हैं तो बॉटल में क्या होता है, सिर्फ ऊपर से खुलता है ढक्कन, ठीक है, और नीचे से क्या होता है वो बंद रहता है, ठीक है। तो सिर्फ सिंगल ओपनिंग होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग होता है। तो ऐसे बॉडी प्लान को जो हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मतलब देखो यहाँ से खाना खाया, ठीक है, तो यहाँ से खाना खाया, अब जाएगा एलिमेंट्री कैनाल बना है लेकिन कंप्लीट नहीं है, अंदर जाएगा, डाइजेशन वेशन होगा और फिर वेस्ट मटेरियल भी यहीं से रिमूव करेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो दो सेपरेट ओपनिंग ना होने की वजह से ऐसे को जो है हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा भाई इसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, मैंने आपको बताया, आउटसाइड द बॉडी, जो कि दोनों के जैसा बिहेव करता है, सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, ठीक। अब ये किस में पाया जाता है, ठीक है, पोरीफेरा में तो देख लिया हम लोगों ने, सेल एग्रीगेट टाइप का पाया जाता है। तो इनके बाद पोरीफेरा के बाद जो है सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर जो है ये ब्लाइंड सैक टाइप का बॉडी प्लान पाया जाता है, ठीक है। सेलेंट्रेटा से लेकर के हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थिस तक बोल सकते हैं कि कैसा बॉडी प्लान पाया जाएगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो है पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसी में है, बॉडी प्लान में ही जो है एक तीसरा भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई कि जो है, एक सेकंड पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में जो है देखते हैं आगे। ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होता है भाई कि देखो इसको साधारण समझने के लिए ऐसा समझो, जैसा हमारा बॉडी समझो, ठीक है। हम लोग अपने बॉडी को देखें बाहर से पूरा स्किन है, ऐसा समझो। एग्जांपल थोड़ा सा ऐसे रफ डायग्राम बना देता हूँ मैं, ऐसा समझ लो कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, साहब पैर नहीं बना रहा मैं, ठीक है, ऐसा समझो। अब इसमें क्या है भाई, यहाँ पर समझ लो इसका माउथ होगा, ठीक है, माउथ है। अब इसको ऐसा देखो, अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ, इसको यहाँ से कट करूँ तो बाहर से अगर कट करने के बाद अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो कैसा दिखेगा हमको, ऐसा बाहर से ऐसा सर्कुलर दिखेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो बॉटल के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बॉटल है, ठीक है, अब बॉटल है, अब ऐसा समझ लो कि भाई ये बाहर से पूरा इसका बॉडी वॉल है, ठीक है, बॉडी वॉल है। अब इसको कट करो और ऊपर से देखोगे, ठीक है, जब भी हम लोग ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, बाहर से ऊपर से हम लोग देखेंगे तो ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अब उसके साथ में जो है, उसके साथ में बाहर से तो बॉडी वॉल, ये इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉडी वॉल बोल देते हैं। ये बॉडी वॉल है, BW लिख दे रहा हूँ मैं, इसको बॉडी वॉल बोलते हैं, ठीक है। बाहर का जो स्किन दिख रहा है आपको, इसको बॉडी वॉल बोलते हैं, ठीक। लेकिन अब हमारे पास जो माउथ होता है, उसका मतलब माउथ जो है वो आगे बढ़ करके क्या बनाता है, एलिमेंट्री कैनाल को बनाता है, ठीक है। मतलब हमने यहाँ से कट किया होगा तो वहां से एलिमेंट्री कैनाल का पाइप भी तो कट हुआ रहेगा,
ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल का पाइप कट हुआ उसको मैं अंदर की तरफ ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझो, मान लो इसको बॉटल को कट किया मैंने, तो ये कैसा बना, ये बाहर से ऐसा बॉडी वॉल दिखा, ठीक है। अब अंदर से जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, ऐसा समझ लो कि अंदर से ऐसा एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल भी अंदर से ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, जो हमने ह्यूमन बींग्स बनाया था, फिर से बना देते हैं थोड़ा सा, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल भी इसका गया ऐसे, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये माउथ हो गया इसका, ये एनस, ठीक है। बाहर से ये बॉडी वॉल है, BW बॉडी वॉल, ठीक है। और ये क्या है, गट वॉल है, गट वॉल होता है। यहाँ पर भी ये क्या हो गया, गट वॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये माउथ है, ये एनस है, मतलब इनके पास जो है दो प्रॉपर सेपरेट ओपनिंग है, ठीक है। दो प्रॉपर क्या है, सेपरेट ओपनिंग पाया जा रहा है माउथ की अलग से, और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए उसके लिए अलग से जो है एनस ओपनिंग पाया जाता है, ठीक है। तो जब दोनों प्रॉपर तरीके से सेपरेट ओपनिंग पाया जाए, ठीक है, सेपरेट ओपनिंग पाया जाता है, तो ऐसे को जो है ऐसे कह सकते हो, ऐसे बॉडी प्लान को जो हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब बाहर से भी क्या है, एक ट्यूब है, और अंदर से भी क्या होता है, एक ट्यूब ही होता है, ठीक है। तो ऐसे बॉडी प्लान को जो हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, और इसमें जो है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें कंप्लीट होता है विथ सेपरेट ओपनिंग माउथ एंड एनस, मतलब प्रॉपर तरीके से माउथ और एनस जो है इनके पास पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो एस हेलमिंथेस और कॉर्डेटा के अंदर, एस हेलमिंथेस और कॉर्डेटा के अंदर क्या होता है, एस हेलमिंथेस और कॉर्डेटा के मतलब सॉरी एस हेलमिंथेस 2 मतलब एस हेलमिंथेस से लेकर के कॉर्डेटा तक जो है बॉडी प्लान जो है वो ट्यूब विद इन ट्यूब ही होता है, मतलब इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, मतलब बाहर से प्रॉपर तरीके से बॉडी वॉल भी डेवलप है और अंदर से जो है एलिमेंट्री कैनाल का भी प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ रहता है, ठीक है, विथ सेपरेट ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बॉडी प्लान, ठीक है। बॉडी प्लान में 3 था, हमारा सेल एग्रीगेट था, ठीक है, पोरीफेरा सबसे बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, तो उसके अंदर सेल एग्रीगेट था। दूसरा था ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक में क्या था कि भाई सिर्फ सिंगल ओपनिंग होता था, ठीक है, फॉर द विच एक्ट एज माउथ एंड एनस बोथ, ठीक है, दोनों के लिए सिर्फ एक ही ओपनिंग होता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होता है भाई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है विथ ए सेपरेट ओपनिंग माउथ एंड एनस, ठीक है, दोनों के लिए जो है अलग अलग से ओपनिंग होता है माउथ और एनस के लिए। ये किस में पाया जाएगा, एस हेलमिंथेस टू कॉर्डेटा में, ठीक है। और जो ब्लाइंड सैक था वो किस में पाया जाता था, सेलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथेस में जो है वो ब्लाइंड सैक पाया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा भाई, सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भाई, सेगमेंटेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, इसको समझते हैं। पहली बात, सेगमेंटेशन होता क्या है, देखो सेगमेंटेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम लगाया हुआ है, देखो 2 डायग्राम है, एक तो नीचे एक ऊपर है, दोनों में देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है, ये अर्थवर्म है, ये क्या है, अर्थवर्म है, अर्थवर्म है। यहाँ पर इसको जो है आपको बाहर से सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसा आपको ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। ये सर्कुलर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को जो हम लोग बोलते हैं सेगमेंट्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स। ये जो धारियां दिख रही हैं इन्हीं को सेगमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो धारियां दिख रही होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, सिंपल धारियां, ठीक है, इनको सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये सेगमेंट्स का जो है इसमें कह सकते हो सेगमेंट जो है बाहर से तो आपको दिख ही रही है धारियां, ठीक है, लेकिन उसके साथ में भी क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स में भी वो सेगमेंट्स दिखाई देता है। कैसे, देखो हम लोग ह्यूमन बींग्स के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हाथ देखो, हाथ पे देखो ये क्या है, ये भी धारियां ही है भाई, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमको दिख रही है, धारियां ही है, ठीक है, बाहर से दिख रही है, ठीक है। ये जो धारियां होती है बाहर से तो दिख ही रही है, उसके साथ में जो है इंटरनली भी क्या होते हैं, ऑर्गन्स डिवाइडेड। जैसे यहाँ पर एक बोन होगा, यहाँ पर बोन है, यहाँ पर बोन है, और ये तीनों बोन आप क्या है, अलग अलग है, ठीक है, लिंक्ड है, कनेक्टेड है, अलग बात है, लेकिन अलग अलग भी तो है, ठीक है। तो अब क्या होता है सेगमेंटेशन में, क्या होता है कि भाई बाहर से धारियां दिखाई दे, ऐसा लिविंग बीइंग जिसके ऊपर क्या होता है, बाहर से बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है धारियां दिखाई दें, तो ऐसे को जो हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेड एनिमल्स बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, सेगमेंटेड एनिमल्स बोल सकते हो। लेकिन बाहर से ही धारियां सिर्फ दिखाई दे ये जरूरी नहीं है, बाहर से धारियों के साथ साथ जो है इंटरनल ऑर्गन्स भी रिपीट हो रहे होंगे, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स में भी डिवीजन पाया जा रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर बाहर से भी धारियां पाई जाएं और इंटरनली भी ऑर्गन्स डिवाइडेड हो और ऑर्गन्स रिपीट भी हो रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस को जो हम लोग बोलते हैं
मेटामेरिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, जिसके पास बॉडी के बाहरी स्ट्रक्चर पर भी जो है सेगमेंट्स दिखाई दें और इंटरनली ऑर्गन्स डिवाइडेड हो और बार बार रिपीट भी हो रहे हो, एटलीस्ट मतलब कुछ ऑर्गन्स तो बार बार रिपीट हो ही रहे हो, ठीक है, कुछ ऑर्गन्स बार बार रिपीट हो रहे हो, तो ऐसे को जो हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। और इस टर्म को जो हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, प्रोसेस को मेटामेरिज्म बोलते हैं और टर्म को जो हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब सेगमेंटेशन भी जो है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पहले समझा सेगमेंटेशन क्या है प्रॉपर तरीके से। अब देखो एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए क्या किया गया भाई, ये सेगमेंटेशन को टेस्ट किया गया कि भाई किसके पास सेगमेंटेशन पाया जाता है और किसके पास सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो देखो बहुत सारे ऐसे लिविंग बीइंग हैं जिसके पास सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा, तो जिसके पास नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पर यही देखेंगे कि भाई किसके पास पाया जाता है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन और एक होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसा कि मैंने बताया कि भाई अगर सीरियल रेपिटेशन हो रहा है ऑर्गन्स का और बाहर से धारियां भी दिखाई देती हैं तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। और मेटामेरिज्म मतलब बाहर से भी डिवाइडेड हो, सेगमेंट्स दिखाई दें और अंदर इंटरनली ऑर्गन्स भी रेपिटेड हो, इसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। और इसके लिए टर्म क्या बनाया गया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो अब देखो एक तो होता है स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है कि भाई बॉडी को जो है ऐसा समझ लो, ये बॉडी है, बॉडी जो है बाहर से ऐसे सेगमेंटेड दिखती तो है लेकिन इंटरनली जो है कोई भी ऑर्गन्स का डिवीजन नहीं होता है और कोई भी ऑर्गन्स का रेपिटेशन भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही धारियां दिखाई दे रही होती है, ठीक है। जब सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही धारियां दिखाई दे तो ऐसे केस को हम लोग जो है बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखो अगर, तो बॉडी जो है ओनली डिवाइडेड एक्सटर्नली into segments without any serial repetition of any organ, मतलब इंटरनली जो है कोई भी ऑर्गन का रेपिटेशन नहीं हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही धारियां दिखाई देती है। एग्जाम्पल जो है सिर्फ और सिर्फ टेप वर्म है, ये समझिएगा, एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ टेप वर्म होता है। और ये टेप वर्म किसका मेंबर होता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस का मेंबर होता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस का मेंबर जो है ये होता है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस का मेंबर होता है टेप। और इसके पास क्या होता है, बाहर से ही सिर्फ धारियां पाई जाती है। देखो यहाँ पर ये मैंने डायग्राम में दिखाया आपको, ये बाहर से आपको दिख रहे होते हैं और ये जो इनका जो पैकेट्स दिख रहा है, जो धारियां दिख रही हैं, ये जो बॉक्सेस दिख रही हैं, इन बॉक्सेस को हम लोग प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं, ठीक है। इस जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता दिया आपको नाम, ठीक है। तो सबसे मतलब सेगमेंटेशन में पहला पॉइंट था हमारा स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, बाहर से ही धारियां दिखती हैं और ये सही तरीके से मतलब बाहर से धारियां दिख रही होती है लेकिन इंटरनली कोई भी ऑर्गन का रेपिटेशन नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेटामेरिक। मेटामेरिक में मैंने आपको बताया कि भाई प्रॉपर तरीके से जैसे ये क्या है, अर्थवर्म का एग्जांपल यहाँ पर है, आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखो ऐसे धारियां बनी हुई है, ठीक है, ऐसे 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 ढेर सारी धारियां बनी हुई हैं बाहर से, तो प्रॉपर तरीके से धारियां दिखती है। उसके साथ साथ क्या होता है, ये इंटरनली भी इनके अंदर जो है ऑर्गन्स का रेपिटेशन पाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो एक फैक्ट बताता हूँ, जो अर्थवर्म होता है उनके पास ढेर सारे हार्ट्स होते हैं, ठीक है, ढेर सारे हार्ट होते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे। तो अब यहाँ पर बाहर से तो देखो ये डिवाइडेड होते ही हैं, बाहर से ये डिवाइडेड है, लेकिन उसके साथ साथ देखो इंटरनली यहाँ पर जो 3-4 हार्ट हैं इसके, ये सारे हार्ट क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा ऊपर से लेकर के नीचे तक हम लोग जाएंगे ऐसे तो यहाँ पर एक हार्ट होगा, फिर उसके नीचे एक हार्ट होगा, फिर उसके नीचे एक हार्ट होगा, फिर उसके नीचे एक हार्ट होगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो भाई इंटरनल ऑर्गन का रेपिटेशन हो रहा है ना, इंटरनल ऑर्गन का रेपिटेशन है तो हमको देखना है, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन के रेपिटेशन और बाहरी क्या हो, एक्सटर्नली भी क्या होता है, वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है भाई, तो ये सब में नहीं पाया जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये एनालिडम में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और कॉर्डेट्स के अंदर जो है ये पाया जाता है। मतलब सबके पास नहीं है, एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है और कॉर्डेटा के पास जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, मतलब जिसके पास बाहरी एक्सटर्नली क्या होता है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो और इंटरनली ऑर्गन्स का रेपिटेशन हो, इस प्रोसेस को या फिर इस फिनोमेना को हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो टर्म असाइन किया गया है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर देखना चाहें आप लोग तो देख सकते हैं कि बॉडी एक्सटर्नली जो है डिवाइडेड हो और इंटरनली भी डिवाइडेड हो, ठीक है, सेगमेंट्स में, ठीक। उसके साथ साथ में क्या हो, सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, मतलब कुछ ऑर्गन का तो रिपीटिशन हो ही भाई, ठीक है। और इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं,
मेटामेरिज्म बोलते हैं। इस फेनोमेना को मेटामेरिज्म बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा के अंदर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन के बाद भाई हमारा नेक्स्ट आता है नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है भाई? ये भी एक प्रकार का कह सकते हो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, या फिर ये भी एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर हम लोगों ने एनिमल किंगडम को जो है क्लासीफाई करा हुआ है अलग अलग फाइल में। ये भी एक क्राइटेरिया है। ठीक है, नोटोकॉर्ड। ठीक, तो देखते हैं हम लोग नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड क्या है भाई? नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड एक मीजोडर्म का बना हुआ। ठीक है, जैसा मैंने बताया इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। ये कब बनता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब हम माँ के गर्भ में होते हैं। ठीक है, जाइगोट के बाद ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोमेयर से जब हम लोग जो है एम्ब्रियो बनते हैं, तो उसी टाइम पर जो मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म जो है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब ऐसे बहुत सारे लिविंग बींग्स होते हैं जिनके अंदर वो जब, जैसे ये इक्टोडर्म है, ऐसा समझने के लिए समझ लीजिए, ये इक्टोडर्म हो गया और नीचे की तरफ इंडोडर्म, और फिर बीच में क्या होता है? मीजोडर्म। बीच में ये मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म है। ठीक है, अब ये बीच का जो मीजोडर्म होता है, यही क्या करता है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो है ये बॉडी के अंदर, कोई भी लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर जो है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मीजोडर्म का सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और वो भी डोर्सल साइड में, बॉडी में पीछे की तरफ। जैसे यहाँ पर मैंने एक एम्ब्रियो को बनाया हुआ है। ठीक है, एक एम्ब्रियो को मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये एक एम्ब्रियो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर। अब ये भी एक चीज समझिएगा, लगभग जितने भी एनिमल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लगभग उनका बॉडी का स्ट्रक्चर सबका सेम ही होता है। मतलब अगर कॉर्डेटा को देखें या फिर कोई भी लिविंग बीइंग को देख लो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में लगभग जो है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनका एम्ब्रियो जो है लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, तो इस वजह से एक एम्ब्रियो मैंने यहाँ पर लेकर के दिखाया हुआ है आपको, कि देखिएगा इसमें क्या है। मैंने क्या बताया कि नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक मीजोडर्म का बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे बॉडी में बैक साइड पे जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्ब्रियो है, तो यहाँ पर देखो ये अंदर की तरफ आपको ये जो दिख रहा है, इसको ग्रीन कलर से दिखाता है, ये जो है पीछे की तरफ ये भी है, ये सबसे पीछे की तरफ मत देखिएगा, ये जो पीला कलर का दिख रहा है आपको, ये जो होता है नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड होता है, इसको नहीं देखना है हमको। इसके पीछे भी यहाँ पर देखो, इसके आगे की तरफ यहाँ पर देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड होता है, किसका बना होता है भाई? मीजोडर्म का बना हुआ होता है, मीजोडर्म का बना हुआ होता है। किस तरफ होता है? डोर्सल साइड में होता है। ठीक है, डोर्सल साइड में होता है, और ये कब बनता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखो अब यहाँ पर फैक्ट क्या है भाई, या फन फैक्ट क्या होता है कि सबके पास ये नोटोकॉर्ड पाया नहीं जाता है। ठीक है, ये सबके पास नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी लिविंग बीइंग्स के पास ये पाया जाता है। ठीक है, तो जिसके पास ये नोटोकॉर्ड पाया जाएगा उनको जो हम लोगों ने एक कैटेगरी में रखा, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉर्डेटा। ठीक है, जिसको कॉर्डेटा बोलते हैं, और जिसके पास ये नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता उसको हम लोग नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर जो है दो कैटेगरी बन गए, एक तो नॉन कॉर्डेटा का और एक कॉर्डेटा का। जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाएगा उसको हम लोग जो है कॉर्डेट्स बोल देते हैं, जिसके पास नहीं पाया जाता उसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स बोल देते हैं। डेफिनेशन देख लो एक बार भाई, ये नोटोकॉर्ड क्या होता है भाई? मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड, मतलब पीछे की तरफ बना हुआ होता है। ठीक है, कब बनता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है। ठीक है, इन सम एनिमल्स, सब में बनता भी नहीं है, किसी में बनता है भाई। ठीक है, सब में बनता भी नहीं, किसी में ही ये बनता है। ठीक है, इन सम एनिमल्स। तो इसके बेसिस पर जो है दो क्लास, मतलब कह सकते हो दो ग्रुप बना। एक तो बना नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट का मतलब ऐसे जिसके मतलब ऐसे एनिमल्स जिसके पास जो है नोटोकॉर्ड जो है एब्सेंट होगा। कैसा होगा? एब्सेंट। नोटोकॉर्ड जो है एब्सेंट होगा, तो किसके पास एब्सेंट हो जाएगा भाई? पोरीफेरा से लेकर के हेमीकॉर्डेटा। ठीक है, सिंपल, ये बहुत इजी है। पोरीफेरा से लेकर के हेमीकॉर्डेटा के पास जो है नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। ठीक है, और जिसके पास पाया जाता है उसको तो हम लोग ऑलरेडी कॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्डेटा एक फाइलम भी होता है हमारा। ठीक है, तो कॉर्डेट्स वो मेंबर होते हैं जिसके पास क्या होता है? नोटोकॉर्ड पाया जाता है। सिंपल सा, एक ये खुद में अपने आप में एक फाइलम ही है। ठीक है, तो कॉर्डेट्स जिसके पास ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारा है लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है भाई, बेसिस मतलब क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है भाई, देखो सिंपली हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, जिसकी मदद से होता है, उसी सिस्टम को जो हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अब देखा गया कि ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम अलग टाइप का पाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल उनके अंदर भाई कुछ अलग टाइप का पाया जाता है। तो इसके बेसिस पर भी, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर भी जो है एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया, ठीक है। मतलब ये भी एक क्राइटेरिया रहा एनिमल्स को क्लासिफाई करने का, ठीक है। तो इसमें क्या क्राइटेरिया दिया गया है भाई, इसमें दो क्राइटेरिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो टाइप का होता है, एक तो ओपन टाइप का होता है और एक क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ लिविंग बींग्स थे जिनके पास ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता था, और ऐसे कुछ लिविंग बींग्स थे जिनके पास क्लोज टाइप का पाया जाता था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ओपन टाइप का क्या होता है भाई और क्लोज टाइप का क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन टाइप का देखते हैं। देखो ओपन टाइप में सिंपल सा समझिएगा, ठीक है, सिंपल सा समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ओपन टाइप में ऐसा हार्ट बनाते हैं हम लोग, हार्ट बनाते हैं ऐसा, कलर ही नहीं चल रहा, ठीक है। हार्ट हो गया हमारा ये। हार्ट में, हार्ट से क्या निकलता है भाई, ब्लड कैपिलरी, सॉरी आर्टरीज निकलती हैं, माय मिस्टेक, आर्टरीज निकलती हैं हार्ट से। आर्टरी ये निकला, ये कहाँ पर जाते हैं, ऑर्गन्स में या फिर टिश्यू के पास जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, ऑर्गन्स में या फिर टिश्यू के पास जाते हैं। जो आर्टरीज निकलती है हमारे हार्ट से, ठीक है, हार्ट से जो आर्टरीज निकलती है वो ऑर्गन में जाते हैं या फिर टिश्यू के पास जाते हैं, ठीक है। इसको हमने ऑर्गन बोल दिया, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, टिश्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, ऑर्गन या फिर टिश्यू बोल दो, ठीक। तो अब यहाँ से जो है क्या होता है, ओपन टाइप को हम समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आर्टरी तो है, ये क्या है, आर्टरी, आर्टरी होता है, और दूसरा ये क्या है, ये वेन्स होता है, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स, हार्ट से जो ब्लड वेसल निकलती है उसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं, और हार्ट के पास जो ब्लड वेसल जाता है, ठीक है, ये देखो हार्ट के पास जा रहा है, ये हार्ट से निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है। जो बाहर निकल के जाता है उसको आर्टरी बोलते हैं, जो हार्ट के पास जाता है उसको वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर्टरी से ब्लड लेकर के जाएगा कोई भी ऑर्गन के पास में या फिर कोई भी टिश्यू के पास में, तो वहां पर जाने के बाद जो है पूरे ऑर्गन में ऐसे डायरेक्टली फिल कर देगा ब्लड को, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड को फिल कर देगा, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा कह सकते हो कोई भी कैपिलरी नहीं पाया जाता है, ठीक है, सिंपल कैपिलरी नहीं पाया जाता है, ये टिश्यू को ही या फिर ऑर्गन को ही सीधा ब्लड से फिल कर देगा, ठीक है। तो ऐसे केस को जो है हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर फिर वापस ये वेन क्या करता है, ब्लड को ड्रेन करेगा, उठाएगा और फिर वापस से लेकर के हमारे हार्ट के पास चला आएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आर्टरी पाया जाता है और वेन्स पाया जाता है और कैपिलरी नहीं पाया जाता, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें डायरेक्टली ब्लड को फिल कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ सर्कुलेशन को जो हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो देखो इसमें डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो डेफिनेशन में क्या बताया मैंने भाई, ब्लड रिमेन्स फिल्ड इन द टिश्यू, ठीक है। कोई भी टिश्यू स्पेस में या फिर ऑर्गन के स्पेस में क्या होता है, ब्लड भरा हुआ होता है। इनके पास जो है एब्सेंट होता है क्या, ब्लड कैपिलरी, इनके पास ब्लड कैपिलरी एब्सेंट होता है ऐसे लिविंग बींग्स में। एग्जांपल देखें किसके किसके पास भाई जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोडा के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मोलस्का के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और हेमिकॉर्डेटा के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब देखो आर्थ्रोपोडा के पीछे वाले लिविंग बींग्स को, जो भी एनिमल्स है, अगर उनको देखेंगे उनके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया ही नहीं जाएगा। तो आर्थ्रोपोडा के पीछे आपको नहीं जाकर के देखना है कि सर उनका नाम नहीं लिखा होगा तो उनके पास जो है क्लोज टाइप का पाया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के पीछे वाले में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम पाया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद से ही पाया जा रहा है, तो आर्थ्रोपोडा में ओपन है, मोलस्का में ओपन है, इकाइनोडर्मेटा में ओपन है, हेमिकॉर्डेटा में ओपन है, ठीक है। और भी जो है कुछ कॉर्डेट्स भी हैं, ठीक है, कुछ कॉर्डेट या फिर कह सकते हो कुछ लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, लोअर कॉर्डेटा के कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जो है ट्यूनिकेटा है, ठीक है। एग्जांपल के लिए क्या है, ट्यूनिकेटा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एग्जांपल के लिए ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा में क्या होता है भाई, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ट्यूनिकेटा जो होता है ये क्या होता है, ट्यूनिकेटा जो है ये यूरोकॉर्डेटा का मेंबर होता है, देखेंगे हम लोग आगे।
यूरोकॉर्डेटा का ये मेंबर होता है। यूरोकॉर्डेटा हम लोग जब कॉर्डेट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सब फाइलम होता है, ठीक है, उसका सब फाइलम होता है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का एक मेंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिकेटा, ठीक है। इसके पास भी क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ओपन टाइप आपको समझा कि भाई आर्टरी है, ठीक है, वेन्स होता है, ठीक है, जो ब्लड पंप करता है सीधा टिश्यू या ऑर्गन्स में जाकर के उसी के स्पेस में ही ब्लड फिल कर देता है, ठीक है। तो ऐसे को जो हम लोग ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे जो है दूसरा इसी का दूसरा टाइप होता है क्लोज टाइप, ठीक है। तो क्लोज टाइप को समझते हैं हम लोग। भाई क्लोज टाइप कैसा होता है, तो हार्ट पहले बनाते हैं, एक तो ये कलर नहीं चूज होता है, ठीक है, ये हार्ट है, यहाँ से क्या निकला, आर्टरी निकला, सिंपल सा बात भाई, हार्ट से क्या निकलता है, आर्टरी निकलता है। अब ये कोई ऑर्गन होगा या कोई टिश्यू, ठीक है, कोई भी ऑर्गन टिश्यू। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकलता है, वेन निकलता है, ऐसे जो अभी लास्ट डायग्राम बना वैसा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर ये आर्टरी था, ये वेन था, ठीक। लेकिन आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पर आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने के लिए जो है बीच में कैपिलरीज लगी होती हैं, बीच में जो है ऐसे कैपिलरीज लगी हुई होती है, ठीक है, पतली पतली सी ये कैपिलरीज होती हैं, बीच बीच में ये कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, कैपिलरीज होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन होता है उसके अंदर जो है ब्लड डायरेक्टली फिल्ड नहीं होता है, मतलब यहाँ पर जो है ब्लड जो है डायरेक्टली फिल्ड नहीं होता है, ठीक है। ब्लड डिफ्यूज होता है, ब्लड फिल्टर छन करके जो है थोड़ा थोड़ा सा ऑर्गन्स को जाता रहता है, ठीक है। ब्लड नहीं जाता, उसमें से न्यूट्रिएंट्स छन करके जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल हम कहते हैं कि जो ऑर्गन होता है वो डायरेक्टली फिल्ड नहीं होता है, डायरेक्टली ऑर्गन्स आर नॉट फिल्ड डायरेक्टली विद द ब्लड, बल्कि क्या होता है यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है फिल्टर आउट होकर के जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके पास में जो है वेरीज डायमीटर, मतलब अलग अलग डायमीटर की जो है ब्लड वेसल्स होती है, जैसे आर्टरी होता है, कैपिलरीज होता है और वेन्स होता है, ठीक है। और वही क्या था, ओपन टाइप में कैपिलरीज क्या होते थे, एब्सेंट होते थे, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ब्लड जो है कहीं पर ओपन नहीं हो रहा है, या फिर कह सकते हो कहीं पर ऐसे ही ओपन होकर के बह नहीं रहा होता, ठीक है, एक क्लोज मैनर में बह रहा होता है, ठीक है, एक क्लोज मैनर में चल रहा होता है। तो इसी वजह से इसको जो हम लोग बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है भाई, तो सबसे पहला क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एनालिडा में देखा गया था, ठीक है, किसमें, एनालिडा में देखा गया था। तो एनालिडा में जो है ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद जो है सिफेलोपोड्स में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सिफेलोपोड्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। सिफेलोपोडा जो है क्या होता है, ये एक मोलस्का का ही मेंबर होता है, ठीक है, कह सकते हो मोलस्का का क्लास होता है, ठीक है। मोलस्का क्या है, फाइलम है, मोलस्का के अंदर जो है सिफेलोपोडा जो है एक क्लास होता है, सिफेलोपोडा एक क्लास होता है। तो सिफेलोपोडा के मेंबर के पास भी क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद जो है कॉर्डेटा का सबसे स्पेशल मेंबर जो कि वर्टिब्रेटा होता है, इनके पास भी क्या होता है, इनके पास भी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोज टाइप आपको समझ में आ गया, क्लोज टाइप कैसा होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पर जो है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जो जितने भी जो हमारे 11 फाइलम्स है, पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक, उनको जो है किसके बेसिस पर, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पर क्लासिफाई करना था, या फिर किसके बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया है, वो सारे क्राइटेरियाज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो कौन कौन से क्राइटेरियाज थे, अगर ऐसे ओरली हम लोग डिस्कस करें तो कौन कौन से क्राइटेरियाज थे भाई, सबसे पहले लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा कह सकते हो सेगमेंटेशन था, ठीक है, सेगमेंटेशन के बाद क्या था, बॉडी प्लान था, ठीक है, बॉडी प्लान था। और उसके साथ साथ में क्या था, बॉडी प्लान के साथ में कह सकते हो सिमेट्री था, ठीक है, सिमेट्री था। उसके बाद नोटोकॉर्ड था, हमारा नोटोकॉर्ड था, सर्कुलेटरी सिस्टम अभी हम लोगों ने देखा ही, ठीक है। ऐसे ही जो है ढेर सारे कह सकते हो 8 जो है अलग अलग क्राइटेरिया थे, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से थे। नोटोकॉर्ड हो गया, उसके बाद जर्म लेयर हो गया था, ठीक है, जर्म लेयर सेगमेंटेशन भी हमने देखा था, ठीक है, बॉडी प्लान हमने देखा था, ठीक है,
बॉडी प्लान देखा था, उसके बाद सीलोम देखा था, फिर बॉडी कैविटी को देखा हुआ था हम लोगों ने, उसके साथ में ये तो देख लिया था, सिमेट्री देखा था हम लोगों ने, ठीक है, हो गया, ठीक है। सारा जो है 8 क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसके बेसिस पर एनिमल्स को अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये सारे बेसिस जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनके क्राइटेरियाज को आपको याद रखना है भाई, ठीक है। नॉर्मली आपको भाई इनको याद रखना है, ठीक है। मैंने अपने तरफ से आपको पूरा जो है अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि अगले ये इसके बाद जो है जो फाइलम्स हैं, फाइलम्स जो है हम लोग अगले ही लेक्चर में देखते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगले ही लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर फाइलम एक एक फाइलम करके अलग अलग लेक्चर में देखेंगे, एक एक फाइलम जो है अलग अलग लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अलग अलग लेक्चर में हम लोग अलग अलग फाइलम्स को जो है अलग अलग लेक्चर में करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अभी जो है मैं नया हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धन्यवाद सभी को।